बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का ध्यान कर साधु संतों और करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान हुई भगदड़ के बाद बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सभी प्रमुख स्थलों पर भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। महाकुंभ नगर की पावन भूमि पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जबकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। बसंत पंचमी के सफल स्नान की साधु संत भी तारीफ कर रहे हैं और अगले कुंभ की तैयारियां प्रयागराज से सीखने की नसीहत भी दे रहे हैं। वहाँ की सरकारों को भी मैं कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से सीखें किस प्रकार यहाँ पर मेले को विस्तृत किया। जैसे जैसे महाकुंभ आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की आस्था का ज्वार और ऊंचा उठ रहा है। ये आयोजन न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है, बल्कि भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर विश्व भर का ध्यान खींच रहा है। वहीं महाकुंभ में एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कुछ लोग टेंट सिटी में 100 से ज्यादा लग्जरी टेंट बनवाकर पैसे कमा रहे थे, लेकिन जब कुछ टेंट्स में आग लगी तो उनका भंडाफोड़ हो गया। अब प्रशासन ने अवैध टेंट्स पर ताला लगा दिया है। ये तस्वीर 5 दिन पुरानी है। जिस जगह पर ये टेंट आग में जलकर खाक हो रहे हैं, उसी इलाके में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरें संगम नगरी के झूसी इलाके की है, जहां चतनांग घाट स्थित नागेश्वर पंडाल में आग लगी थी, जिसमें 15 टेंट जलकर खाक हो गए थे। इस घटना के बाद यहां अवैध टेंट सिटी होने की बात सामने आई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लग्जरियस टेंट थे, जो जूना शिविर नाम से संचालित किए जा रहे थे। टेंट के लिए किसानों से जमीन लीज पर ली गई थी। देसी विदेशी श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में एडवांस बुकिंग की हुई थी। लेकिन घटना के बाद संचालकों और ठेकेदार समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। महाकुंभ के नाम पर बिना अनुमति के टेंट सिटी संचालित करने और श्रद्धालुओं के साथ धोखा करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शासन ने मौके पर पहुंचकर अवैध टेंट सिटी को खाली कराकर ताला लगा दिया है। 3 दिन पहले ही एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अब प्रशासन जागा है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें ये बैठक जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी ग्रिड से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर होने वाली बैठक का मुख्य एजेंडा सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करना है। अमित शाह की अगुवाई में होने वाली बैठक में जीरो टेरर प्लान पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान को और धारदार बनाने की रणनीति पर भी मंथन होगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल 19 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने पर जोर दिया था। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की इस साल की ये पहली बड़ी बैठक है, जो नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ की है। उन्होंने आयकर में राहत देना अच्छा कदम बताया। साथ ही इंडिया गठबंधन में उभरे मतभेद को खत्म करने के लिए नेताओं को बैठकर बात करने की सलाह भी दी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आयकर में राहत देना अच्छा कदम है। The implementation of the middle class benefits and there is more money in people's pockets, that will benefit the economy. उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में हो रहे बिखराव पर दुख जाहिर किया। कभी न कभी तो इंडिया अलायंस को हमें बैठ के बात करनी होगी कि आगे जाके हमारी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि इस तरह अगर हम बिखर गए तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा कि भले ही इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष संख्या बल में मजबूत हुआ है।
आखिरकार हम एक साथ आए थे बीजेपी को रोकने के लिए। चलिए कामयाब नहीं हुए, लेकिन काफी हद तक जो है पार्लियामेंट में अगर आप देखें तो ऑपोजिशन की तादाद बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन को एक बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए। हरियाणा की नायब सैनी सरकार के मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री पर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है अनिल विज का, जो कभी कभी सीधे तो कभी कभी इशारों से नायब सैनी सरकार पर निशाने साध रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज के तेवरों ने अपनी सरकार के खिलाफ मुश्किल खड़ी कर दी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी पार्टी सरकार ठीक ढंग से काम करे, मुख्यमंत्री जी लोगों की बातों को सुने। अनिल विज ने सिर्फ अपना दर्द ही बयां नहीं किया, बल्कि आरोप लगाया कि चुनाव में अधिकारियों और पार्टी के नेताओं ने उन्हें हराने के लिए साजिश रची थी। विज के शब्दों के तीर अपने मुख्यमंत्री पर भी चले। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं, तो कोई भी बोलने नहीं है। इसके ऊपरे जनता के ऊपर मुझे हराने का और यहाँ तक कि मुझे मरवाने का भी प्रयास किया। दरअसल अनिल विज हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद खुद को नजरअंदाज करने को लेकर पहले से ही नाराज बताए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा। विधेयक में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कानून के तहत अवैध धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध और गैर जमानती होगा। इसमें गलत बयानी, बल प्रयोग, गलत प्रभाव, उत्पीड़न, प्रलोभन, छल या जबरन शादी के जरिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों को 60 दिन पहले ही डीएम को हलफनामा देना होगा। एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध परिवर्तन और उससे संबंधित या आंशिक विषयों पर उपबंध करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। 2008 में वसुंधरा राजे की सरकार के समय भी इस बिल को लाया गया था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और ये बिल अटक गया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बीएपीएस हिंदू मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। स्वामीनारायण हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक परिसर में महंत स्वामी महाराज की अगुवाई में पवित्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। जोहान्सबर्ग में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी बीएपीएस स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के महंत स्वामी महाराज की अगुवाई में पवित्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले भी शामिल हुए। ये मंदिर हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और अंतर धार्मिक संवाद का प्रतीक माना जा रहा है। मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह न केवल हिंदू समुदाय के लिए बल्कि दक्षिण अफ्रीका की बहुसांस्कृतिक धरोहर के लिए भी एक अहम पल था। बीएपीएस की ओर से आयोजित होप एंड यूनिटी फेस्टिवल के तहत ये उत्सव 12 दिनों तक मनाया जाएगा। ये मंदिर जोहान्सबर्ग के नॉर्थ राइडिंग में स्थापित किया गया है, जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मंदिर 5.9 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 37,000 वर्ग मीटर भू क्षेत्र पर मंदिर का निर्माण हुआ है। ये परिसर हिंदू धर्म, कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक केंद्र है। मंदिर परिसर में 100 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।